हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की। इग्नू की पोल साइंस पढ़ रहे हैं, कोड आप सभी ज़रूर मैच कर लें। बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। आज बात करेंगे अपने चैप्टर 11 की। 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे अपने चैप्टर 11 को। ऑलमोस्ट ये बुक भी समाप्ति की तरफ है, तो आप जितने भी बने हुए चैप्टर हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डिटेल से देख सकते हैं। यदि आपने बीएजी में एडमिशन लिया है और आपने डिसिप्लिन में अपना पोल साइंस सब्जेक्ट लिया है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये सभी वीडियोस। 11वां चैप्टर हमारा है लोकतंत्र और आर्थिक विकास। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से एक बार। इंस्टा पे आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। यूज़र नेम मेरा है नीरज स्नातक, तो आप इस पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाके आप सभी ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ग्रुप है। देखिए जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है वो इस ग्रुप से देख सकते हैं। प्लस वेबसाइट पे जो हमारे नोट्स उपलब्ध है ना, जो भी वीडियो में आपको पढ़ाया जाता है उसको वेबसाइट पे उपलब्ध कराया जाता है। उसका लिंक प्रोवाइड कर देते हैं हम इस ग्रुप के अंदर। तो यहाँ से आप इजीली उन सभी नोट्स को पढ़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है इसका। तो टेलीग्राम पे जाके आप @एकलव्य स्नातक 1 को सर्च कीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं तो लगभग 3600 स्टूडेंट इसका पार्ट है, तो आप सभी भी बने। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लोकतंत्र के अर्थ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र और आर्थिक विकास को, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है। देखिए लोकतंत्र को डिफाइन करना आई थिंक ठीक नहीं है, आप सभी को पता ही होगा अच्छे से लोकतंत्र है क्या, डेमोक्रेसी क्या है, या आप अच्छे से जानते हो। इससे पहले भी कुछ चैप्टर ऐसे आए थे जिसमें डेमोक्रेसी की बात हमने कर ली थी। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसको जनता पर आधारित है, जिसमें जनता को जो है प्रभु सत्ता का अंतिम चरण या स्रोत माना जाता है। यानी कि लोकतंत्र जो है जनता के इर्द गिर्द घूमता है, जनता इसके अंदर सेंटर है, जनता इसके अंदर लास्ट वाला पॉइंट का काम निभाती है, यानी अंतिम स्रोत माना जाता है जनता को। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि बेस जो है लोकतंत्र का वो जनता है, क्योंकि जनता ही अप्रत्यक्ष रूप से जो है शासन व्यवस्था को चुनती है, ठीक है, और उसके बाद उस सरकार को चलाती है। जनता अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार अपने नेताओं का चुनाव करती है और नेता आगे जा कर के सरकार बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं क्या, कि जनता ही है जो अंतिम चरण है या अंतिम स्रोत है लोकतंत्र का। जनता स्वयं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में भाग लेती है। शासन व्यवस्था में भाग लेती है जनता, बिल्कुल, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, ठीक है। यानी चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से जनता अपने नेताओं को चुनती है और फिर नेता जा कर के शासन व्यवस्था बनाते हैं। तो जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। लोकतंत्र एक आदर्श व्यवस्था है। सभी देशों के लिए लोकतंत्र जो है एक आदर्श व्यवस्था मानी जाती है। और ये जो आदर्श व्यवस्था है ना, ये किसी भी राज्य के नागरिक के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। क्योंकि जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर लोकतंत्र को स्थापित किया गया है ना, उन नागरिकों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित होता है लोकतंत्र को लेकर के। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो लोकतंत्र आज भी निरंतर कंटिन्यूस विकास की ओर चल रहा है। ये नहीं कह सकते कि पूर्ण लोकतंत्र स्थापित है, ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र जो है वो विकसित हो चुका है। लोकतंत्र आज भी विकास की ओर अग्रसर है। आज भी उसके अंदर कुछ नए नए चेंजेस जो है आते रहते हैं। यानी कि आज के स्तर पर अगर शासन व्यवस्था और जीवन यापन की बात करें व्यक्ति के, नागरिक की, तो ये जो प्रणाली है लोकतंत्र, ये आज भी निरंतर विकास की ओर है। आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो कुछ विद्वान आर्थिक विकास को क्या मानते हैं, विकास की दृष्टि से देखते हैं। आर्थिक विकास का मतलब ही विकास है। जब व्यक्ति की आमदनी अच्छी होती है ना, जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो उसका आर्थिक विकास होता है। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो मैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि जो आधुनिकता है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है ना, जो टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे जीवन में, इसी का नाम ही विकास है, ठीक है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, आप सभी को पता ही होगा। इंग्लैंड में जो ये औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उत्पादन के कार्यों में तेज़ी से विकास हुआ, तेज़ी से वृद्धि हुई उत्पादन के कार्यों में। जिससे क्या हुआ, देखिए जब भी उत्पादन के कार्य बढ़ेंगे, आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, ये सभी आपको पता ही होगा। तो इसको जोड़कर देखा जाता है किससे, मनुष्य के आर्थिक विकास से। और आर्थिक क्षेत्र में जब परिवर्तन आता है तो सामाजिक क्षेत्र में अपने आप ही परिवर्तन आएगा। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन क्या, जब इंसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो उसका रहन सहन का तरीका, उसका बोलचाल, बहुत सारी चीज़ें जो है समाज
सामाजिक रूप से उसके अंदर परिवर्तन आ ही जाता है। तो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होगा, आर्थिक उन्नति होगी तो समाज की भी उन्नति होगी, समाज भी तरक्की करेगा। और समाज किससे मिलकर के बनता है? लोगों से मिलकर के बनता है। और लोगों का अगर आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास अपने आप ही होगा। ठीक है। आमदनी अच्छे होने के कारण लोगों का जीवन स्तर सुधरा और लोग जो है आधुनिक हो गए। ठीक है। आर्थिक विकास हमें बेसिकली बताता क्या है? यही बताता है कि आर्थिक विकास हमें लोगों का जो आर्थिक जीवन है, लोगों का जो जीवन स्तर है वो सुधरता है, तो वो आर्थिक विकास की ओर इंगित होता है, आर्थिक विकास की ओर बताता है हमें। यानी कि लोगों का जीवन स्तर सुधरा और लोग जो है आधुनिक हो गए, यानी टेक्नोलॉजी से लोग भरपूर ज्ञान हो गया, भरपूर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना सीख गए, यानी लोग आधुनिक हो गए। ठीक है। तो ये कहलाता है आर्थिक विकास। आज भी जो लोग हैं, आज भी जब हम बात करते हैं लोगों की, नागरिकों की, राज्य के, तो विकास की ओर अग्रसर हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। ठीक है। कोई 10,000 कमाता है तो वो 20,000 कमाने की इच्छा रखता है। कोई आज कुछ काम कर रहा है तो वो उससे कुछ बड़ा करने की अग्रसर है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जो है विकास की ओर अग्रसर है। तो ये क्या दर्शाता है कि आज भी जो है आर्थिक क्षेत्र का विकास जो है वो अग्रसर है प्रगति की ओर। बड़े बड़े उद्योग धंधे जो है, धंधों की स्थापना होने लगी है। ठीक है। उनके होने से हुआ क्या? उनके होने से हुआ, जो लोग पहले कृषि कार्यों में लगे रहते थे ना, जो लोग पहले खेती बाड़ी करते थे, अब वो उठ करके शहरों में आने लगे हैं। ठीक है। शहरों में फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, वहाँ उनको लगी बंदी एक तनख्वाह मिल जाती है, मेडिक्लेम वगैरह की सुविधा भी उनको मिल जाती है। तो वो कृषि का काम छोड़ करके जो है फैक्ट्री में आकर के काम करना पसंद करते हैं, जिससे क्या होता है? शहरीकरण में वृद्धि हो जाती है। शहरीकरण यानी कि शहरों में आकर रहेंगे तो शहरीकरण में वृद्धि होगी। कृषि कार्यों में बहुत सारे नुकसान होते थे, तो कृषि कार्यों को छोड़ करके लोग जो है नौकरियों की तरफ भागते हैं। नौकरियों में एक सिक्योरिटी हो जाती है कि महीना पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको इतने पैसे मिलने ही मिलने, तो नौकरी को जो है लोग सिक्योर मानते हैं। तो यही है शहरीकरण और औद्योगिकरण, जिससे कि आर्थिक विकास की नीति की वजह से जो है लोगों का आर्थिक विकास हो पाता है, लोगों की आर्थिक जो है स्थिति अच्छी हो पाती है। अब शहरीकरण से एक चीज़ और सामने आती है। देखिए, जब लोग शहरों में आके बसने लग जाते हैं तो पहले क्या होता था कि दो प्रकार के लोग थे। एक गांव में रहने वाले लोग थे, ठीक है, और एक धनी वर्ग था जो शहरों में रहते थे। अब जब गांव के लोग कृषि छोड़कर शहरों में आने लगे तो एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया। कौन सा? मध्यम वर्ग। अब ये जो लोग हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, ठीक है, जो मैनेजर वगैरह की पोस्ट पर आके बसे, या ये कह सकते हो कि जो मुनीम वगैरह का काम करने लगे, वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक कमाने लगे, तो वो मध्यम वर्ग में आ गए। यानी कि वो ना तो अब खेती बाड़ी करते हैं और ना ही वो बिल्कुल हाई प्रोफाइल बन पाए हैं, तो वो क्या बन गए? मध्यम वर्ग। एक नए वर्ग का जन्म हो गया यहाँ पर शहरों में, मध्यम वर्ग का। तो जिससे पता चलता है कि आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार की उन्नति हुई। तो यहाँ पर एक नए वर्ग का जो है जन्म हो जाता है। इस प्रकार विकास की जो अवधारणा है ना, वो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास से संबंधित है। यानी जो भी हमने डिस्कस करा आर्थिक विकास को लेकर के, इसको हम कहते हैं विकास की अवधारणा, यानी विकास को डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो ये विकास की जो अवधारणा है ये हमारे आर्थिक क्षेत्र को तो प्रभावित करती ही है, इसके साथ साथ हमारे सामाजिक क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लोकतंत्र और आर्थिक विकास एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और विकास ये दोनों के राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक अर्थ हैं। यानी लोकतंत्र और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनका कहने का मतलब ये था। और इन दोनों के ही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अर्थ हैं अलग अलग। इन दोनों के अर्थ निकलते हैं, सामाजिक अलग है, राजनीतिक अलग है और आर्थिक अलग है। लोकतंत्र का अभिप्राय संघ बनाने की स्वतंत्रता और शासन में भाग लेने के अधिकार है। इन्होंने कहा जो लोकतंत्र का काम है, यानी लोकतंत्र का जो तात्पर्य है वो क्या है? वो संघ बनाना है, ठीक है, और संघ बनाने की स्वतंत्रता है, और इसके साथ साथ शासन में भाग लेने का अधिकार है। लोकतंत्र हमें क्या अधिकार देता है? संघ बनाने का अधिकार देता है, और शासन में, यानी शासन व्यवस्था जो चल रही है उसके अंदर भाग लेने का अधिकार देता है। तो वहीं विकास क्या काम करता है? हमारा विकास भी यही करता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है और विकास के कार्य में भाग लेने का अधिकार देता है। कुल मिलाकर के लोकतंत्र और विकास जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र और विकास, ये नागरिक के सामाजिक विकास के साथ साथ राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास के कार्यों पर निर्भर करता है। यह कह सकते हो कि लोकतंत्र और विकास से सापेक्ष रूप से नागरिक के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास जुड़े हुए हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक, जो प्रत्येक नागरिक है, ठीक है, समूचे राष्ट्र के विकास की समस्याओं पर, प्रकरणों पर
और संभावनाओं में भाग ले सके। लोकतंत्र का और विकास का यही काम है कि पूरे राष्ट्र के जो विकास की समस्याएं हैं, ठीक है, जो प्रकर्म चल रहे हैं, जो कार्य चल रहे हैं, जो कार्यकलाप चल रहे हैं और जो संभावनाएं हैं भविष्य के अंदर, जो योजनाएं बनाई जा रही है उसके अंदर जो है प्रत्येक नागरिक भाग ले सके। ये काम किसका है? हमारे लोकतंत्र का है। और लोकतंत्र के साथ साथ जुड़ा हुआ है विकास। तो आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए कि आर्थिक विकास जो है वो लोकतंत्र से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र का निर्माण आम लोगों की आर्थिक उन्नति, भूख व निर्धनता से छुटकारे तथा सुख साधनों में समान अवसरों की उपलब्धि की सुदृढ़ नींव के लिए है। लोकतंत्र का निर्माण किसी राज्य के अंदर क्यों किया जाता है? देखिए, लोकतंत्र हमें समानता प्रदान करता है। ये सभी आप पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ भी चुके हो कि लोकतंत्र का काम है समानता प्रदान करना, अधिकारों की रक्षा करना नागरिकों के, ठीक है, नागरिकों के लिए आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना। ये सब काम किसका है? लोकतंत्र का है। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं समानता के नींव पर आधारित है। तो लोकतंत्र का काम क्या है? आम लोगों की आर्थिक उन्नति हो सके, ठीक है, भूख और निर्धनता से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सके, यानी जो निचला तबका है, जो श्रमिक वर्ग है, उनकी सहायता कैसे हो, उनके अधिकार उन्हें किस प्रकार से मिले, ये काम लोकतंत्र का है। लोकतंत्र का निर्माण इसलिए किया जाता है। और जो सुख साधन है वो समान अवसरों में बैठें। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीवादी वर्ग है समाज का, वही सुख साधनों का भोग ले सके, वही सुख साधनों का उपभोग कर सके। ऐसा ना हो, श्रमिक वर्ग को भी समान अवसर प्राप्त हो। तो ऐसी सुदृढ़ नींव जो है वो लोकतंत्र के निर्माण में रखनी चाहिए। इसके बाद देखिए, दो उदारवादी और मार्क्सवादी दो परिप्रेक्ष्य हैं लोकतंत्र के आर्थिक विकास को लेकर के, ठीक है। जब हम बात करते हैं लोकतंत्र के आर्थिक परिप्रेक्ष्य की, तो उदारवादी परंपरा क्या कहती है और मार्क्सवादी क्या कहती है, हम दोनों परंपराओं को डिस्कस करेंगे। अब उदारवादी परंपरा है, जो इसके समर्थक कौन है, वो है जॉन रोल्स। ये आपको पता ही है। जॉन रोल्स ने अपनी दो कृतियाँ लिखी हैं, दो अपनी रचना लिखी हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस और पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है। और क्या लिखी है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म, और एक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब इन्होंने इसमें बात कही है कि जो ये बात करते हैं कि न्यायप्रिय राजनीतिक संस्था किस प्रकार से नागरिक हित में कार्य करें। तो ये कहते हैं, बेसिकली जो इनका कहना ये है कि एक जो ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए समाज के अंदर, राज्य के अंदर, एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक संस्था की मांग करते हैं, या ऐसी राजनीतिक सामाजिक संस्था बनाई जानी चाहिए जो व्यक्ति के, यानी जो राज्य के नागरिक हैं, उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करें, है ना। यानी कि ऐसी सरकार बनाई जानी चाहिए, सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जो राज्य के नागरिक हैं उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करे, ठीक है। किसी के अधिकारों का हनन ना हो, किसी की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो, ऐसी व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। ये कहते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए राज्य की सरकार द्वारा, व्यवस्था द्वारा। तभी व्यक्ति का पूर्ण विकास हो पाएगा। जब तक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जब तक उसे उसकी एबिलिटी के अनुसार काम नहीं मिलेगा, जब तक उसे अवसर समान रूप से नहीं मिलेंगे, जब तक व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। तो ये इस चीज़ पर जोर देते हैं कि व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, तभी उसका पूर्ण विकास होगा। ये कौन कहते हैं? ये उदारवादी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए ये कौन कहते हैं? ये उदारवादी कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था हो जिससे कम लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी अधिकतम लाभ हो। तो ये समझते हैं इस चीज़ को कि जो श्रमिक वर्ग है ना, उसको कहीं ना कहीं कम लाभ प्राप्त होता है। तो यानी ज़्यादा मेहनत करके भी वो कम आय प्राप्त करते हैं और उनको लाभ भी कम होता है। तो ऐसा प्रावधान, ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए व्यवस्था के द्वारा, जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई जाती है वो ऐसी इस तरीके की बनाई जाए कि जो निचला तबका है वो भी अधिकतम से अधिकतम लाभ उठा सके। तो ये सब चीज़ें कौन कहते हैं? ये उदारवादी कहते हैं। अब देखिए, अमेरिका और भारत और रूस जैसे बड़े देश हैं ना, इन चीज़ों को समझ गए थे। ये किस प्रकार से भारत के, आप सभी को पता ही होगा, भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका है। तो आप सभी को पता है, ये बड़े जो देश थे ये समझ चुके थे कि किस प्रकार से हमें अपने जो नागरिक हैं हमारे देश के, उनका जो जीवन स्तर है, जो जीवन यापन का उनका तरीका है, वो कैसे सुदृढ़ हो सके, कैसे वो तरीका अच्छा हो सके। तो इन जैसे देशों ने जो है इस नीति को, उदारवादी नीति को अपनाया। इसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्र के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवादी की परंपरा क्या कहलाती है। मार्क्सवादी आप सभी को पता ही है, कार्ल मार्क्स, लेनिन और स्टालिन, ठीक है। ये पूंजीवादी समाज का विरोध करते आए हैं शुरू से ही। मार्क्सवादी का एक ही कहना था कि जो समाज है ना वो दो वर्गों में बटा हुआ है, एक तो है पूंजीपति वर्ग और एक है श्रमिक वर्ग। और जो पूंजीपति वर्ग है ना वो उद्योगपतियों का वर्ग है,
और उन उद्योगपतियों के द्वारा श्रमिक वर्ग को जो है शोषित किया जाता है, यानी उनका शोषण किया जाता है और इस प्रकार उसका शोषण किया जाता है कि वो अपना जो नॉर्मल जीवन है ना वो भी नहीं जी पाते। मार्क्सवादी कहते हैं कि समाज के अंदर से हमें इन चीज़ों को हटाना होगा, यानी कि जो पूंजीवादी वर्चस्व है ना उसको हमें कम करना होगा। भले ही उसके अंदर कहीं ना जो संसाधन है उसका कम प्रयोग हो, लेकिन पूंजीवादी वर्चस्व को कम किया जाए समाज के अंदर, वो ये कहते थे। तो कार्ल मार्क्स, लेनिन और स्टालिन जो है पूंजीवाद का विरोध करते हैं और अपनी विचारधारा में कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था ही व्यवस्था है जिसमें समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया है ना। यानी ये कहते हैं कि बेसिकली जो समाज है वो दो वर्गों में चला गया है, एक पूंजीवाद में और एक श्रमिक वर्ग में। मजदूर वर्ग का जो मजदूर वर्ग जो है वो निरंतर धनी व्यक्तियों के हाथों शोषित होता आ रहा है। जो मजदूर वर्ग है ये कहते हैं जो श्रमिक वर्ग है वो धनी वर्गों के हाथों जो है उनका शोषण किया जाता है समाज के अंदर। पूंजीपतियों ने श्रमिक वर्ग का शोषण करके अब श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को इतना नीचे गिरा दिया है, इतना नीचे गिरा दिया है कि वे साधारण मानव जीवन जीने के लिए भी मोहताज हो गए हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना ये था कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो श्रमिक वर्ग को इतना उनका खून चूस चुके हैं, या कह सकते हो कि उनका जीवन स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि वो अपना आम जीवन भी नहीं जी पाते। ठीक है, अधिकारों की तो बात आप भूल ही जाइए कि अपने क्या अधिकार वो राज्य के प्रति रखते हैं, उनको इस चीज़ को पता ही नहीं रहता, ना वो अपने अधिकारों का कोई प्रयोग कर पाते। इनका कहना ये है। इसलिए मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवादी जितने भी समर्थक और जो मार्क्सवादी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि पूंजीवाद को समाप्त करो। सबसे पहले पूंजीवाद को हमें हटाना होगा हमारे समाज से, और ऐसी व्यवस्था की ये लोग मांग करते हैं जिसमें सभी एक समान सामान्य मानव जीवन व्यतीत करें। ये कहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए जिसके अंदर सभी एक समान हो और सामान्य रूप से मानव जीवन जी सके। ऐसी सामाजिक व्यवस्था को मार्क्सवादी साम्यवादी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। कभी आप पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाए ना साम्यवादी व्यवस्था, तो साम्यवादी व्यवस्था भी यही कहलाती है। तो इसे भी ये भी कहते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था मार्क्सवादी व्यवस्था पर एक जैसी है। ठीक है, जिसमें क्या है, साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत जिसमें उत्पादन के साधनों का नियंत्रण समाज के हाथों में हो, यानी कि जो भी उत्पादन के साधन है ना उनका नियंत्रण किसी पूंजीपति के हाथ में ना हो, वो समाज के हाथ में हो, और आवश्यकता अनुसार उनका उत्पादन किया जाए, ना कि लाभ के उद्देश्य से। ये कहते हैं कौन, मार्क्सवादी। यानी कि जो भी संसाधन मिले हैं उनका प्रयोग जो है वो वर्गों के आधार पर ना बटे। ऐसा ना हो कि पूंजीपति जो है उन संसाधनों का अत्यधिक उपभोग कर सके अपने लाभ के उद्देश्य से, बल्कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो, बल्कि सभी जो है समान रूप से इसका प्रयोग कर सके। तो इन चीज़ों पर ये कहते हैं। सिंपल भाषा में वही मैंने आपको बताया कि दो वर्गों में समाज इनके अनुसार बटा हुआ है, एक श्रमिक वर्ग है, एक पूंजीपति वर्ग है। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग को जो है शोषण जो इसका करता आया है, उद्योगपतियों द्वारा जो है श्रमिक वर्ग का शोषण किया जाता है। ये कहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करो, यहाँ से सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए। यहाँ तक कि मार्क्सवादी तो राज्य की अवधारणा को भी कहते हैं कि राज्य की अवधारणा ही गलत है, राज्य की कोई अवधारणा होनी ही नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं मार्क्सवादी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। ये छोटा सा ही चैप्टर था हमारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 12 की। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।